आज हम यहाँ शहीद जयपाल सिंह चलका की पुण्यतिथि पर उनके स्मारक स्थल पर आए हुए हैं। आज पुण्यतिथि में श्री दामोदर जी शर्मा फतेहपुर शेखावाटी से भी पधारे हैं। तो श्री दामोदर जी राजस्थानी भाषा के साहित्यकार भी है, साथ ही रंगमंच के बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं। तो आज हम आपको दामोदर जी के अनुभव, साहित्य में इनके द्वारा किए गए कार्य और वर्तमान परिदृश्य में साहित्य की क्या दशा दिशा रहेगी, इसके बारे में इनसे बातचीत करेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। आप राजस्थानी भाषा के भी साहित्यकार रहे हैं। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपना पूरा परिचय दें। मैं राजस्थानी भाषा के भी नहीं, राजस्थानी भाषा का ही साहित्यकार रहा हूँ और साहित्य में मेरी विधा नाट्य लेखन रही है। आप ही जैसे किसी पत्रकार ने एक बार पूछा भी था मुझसे कि आपने साहित्य की विधाओं में से कविता, कहानी, उपन्यास इनमें नहीं जाकर और नाट्य लेखन की विधा को ही क्यों अपनाया। तो मैंने उनको यही जवाब दिया था कि मुझे लगा कि साहित्य की सबसे सशक्त विधा है नाटक। ये दृष्टि काव्य है। आदमी को पढ़ने से और सुनने से ज़्यादा जो सामने दिखाई देता है उसका असर ज़्यादा होता है। तो अभिनय के द्वारा लेखनी में जो लिखा है, चाहे वो वीर रस में महाराणा प्रताप हो या भक्ति रस में मीराबाई हो या करुणा रस में नानीबाई हो, इन सभी चरित्रों को अगर रंगमंच पर अभिनय के रूप में कलाकारों द्वारा प्रस्तुति होगी तो इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। रहा सवाल देश काल के अनुसार, अगर हम विकृतियों को दूर करने के लिए अगर मंच को अपना माध्यम बनाते हैं तो वो प्रभावी रहेगा। यही सोच समझकर और मैंने नाट्य की विधा को अपनाया और इस क्षेत्र में जाने के बाद, इसका नाम ही है रंगमंच, तो इसका रंग तो चढ़ना ही था। इसका रंग कुछ ऐसा चढ़ा कि किशोरावस्था में ही, और हमारे यहाँ फतेहपुर में जय हिंद ड्रामेटिक क्लब बोल के एक थी, उस समय रिहर्सल चल रही थी भक्त प्रहलाद, जो पंडित राधेश्याम कथावाचस्पति बरेली वालों का लिखा हुआ था। उसमें मुझे नाम भूमिका प्रहलाद का रोल मिला था और वहीं से मेरे रंगमंच जीवन की शुरुआत हुई। इसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो 1950 में कुछ कला से प्रेम रखने वाले फतेहपुर के निवासी और बम्बई प्रवासी कुछ लोग आए थे जो मुझसे सीनियर थे। उन्होंने एक नाटक वो लेके आए थे, इसका नाम था आज़ादी के बाद। उसमें एक शरणार्थी परिवार की कहानी थी। तो उसमें एक स्त्री पात्र शीला का था जिसका पति में मारा जाता है और किसी तरह से प्राण बचाकर वो अपने बाप के साथ दिल्ली में आके शरण लेती है। वो रोल मुझसे करने के लिए कहा गया। वो मेरे जीवन का, बचपन का या किशोरावस्था का दूसरा रोल था। और इसके बाद मैं कलकत्ता चला गया। वहाँ जिसे हिंदुस्तान के एकमात्र शाही रंगमंच की संज्ञा दी जाती थी, उस मूनलाइट थिएटर से मैं जुड़ा। वहाँ 2 साल तक मैंने राजस्थानी भाषा के गीत लिखे और इसके बाद 1958 में बिसाऊ गौशाला के संरक्षकों ने मुझसे कहा, चारे दाने की कमी है, कोई धार्मिक नाटक का मंचन करें और उससे होने वाली आय बिसाऊ राजस्थान की गौशाला में भिजवाई जाएगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने नानीबाई के मायरों का लेखन किया मई 1958 में और उसी का मंचन सर्वप्रथम कलकत्ता के हाथी बगान स्थित विश्वरूपा थिएटर में हुआ। नायिका थी नाट्य साम्राज्ञी सीता देवी, जिन्होंने नानीबाई की भूमिका की। और हमारे जोधपुर के वयोवृद्ध कलाकार बाबा खेमराज पवार, ये दोनों ही अब स्वर्गीय हो चुके हैं। इन्होंने इतना अच्छा अभिनय किया, मालूम होता दोनों चरित्रों की आत्मा मंच पर आ गई हो। आज 2023 तक में अगर मैं गणना करूं तो मेरे इस नाटक के 350 के लगभग प्रदर्शन हो चुके हैं। सिर्फ कलकत्ता में 250 प्रदर्शन के लगभग, और इसके बाद दिल्ली, बम्बई, नागपुर, डिब्रूगढ़, इस तरह से राजस्थान के फतेहपुर, नवलगढ़, इन सब में मिलाकर इनकी संख्या करीब 350 के लगभग हो चुकी है।
इसके अलावा मैंने हठीलो राजस्थान महाराणा प्रताप के जीवन पर लिखा, जिसका एक दुआ मुझे अभी भी याद आ रहा है। प्रताप कहते हैं कि सिर धरती पर भल गिरे, भल हो लाख बिगाड़, मैं चावा स्वतंत्र रहे हमारी मातृभूमि मेवाड़। तो ये वीर रस प्रधान नाटक था। समय बदलता गया, लोगों की रुचि बदलती गई। इसके बाद मैंने व्यंग्यात्मक नाटक भी लिखे, आजकल की छोरियाँ, तो उन पर थोड़ा व्यंग भी था उसमें। इसके अलावा नाटक भी लिखे हैं, जिसमें मेरा अंतिम लिखा हुआ नाटक था टेम्परेरी बीननी। महानगर में एक कमरा भाड़े पे लेने के लिए कोई किसी एक अभिनेत्री को अपनी पत्नी बना के रखता है, वो भेद खुलता है। इस तरीके से हास्य का समावेश था उसमें। तो इसी तरह से मेरा जीवन ही एक बंगला का नाटक है, जिसका नाम था जीवनटाई नाटक। जीवनटाई नाटक तो वही मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मेरा जीवन भी एक नाटक ही बन के रह गया है। मैंने अपना परिवार, रंगमंच के कलाकारों को या मंच शिल्पियों को, चाहे वो लाइटमैन हों, चाहे सेट लगाने वाले शिफ्टर हों, चाहे वो गेट कीपर हों, चाहे वो बुकिंग क्लर्क हों, मेरा लगभग 80-90 कर्मियों का एक परिवार था। सभी मंचकर्मी कहलाते थे। और हम लोगों ने एक कर्मी संसद की भी स्थापना मिनर्वा थिएटर में की थी, जिसमें उत्पल दत्त का बहुत बड़ा सहयोग था, जो बाद में हिंदी फिल्मों में भी, अगर आप लोगों ने उत्पल दत्त को देखा हो, बहुत अच्छे चरित्र अभिनेता के साथ ही बहुत अच्छे लेखक भी थे। रसियन भाषा का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था, इसलिए उन्होंने बहुत से नाटक लिखे। अंगार, कल्लोल, मानुषेरो धिकारे, तीता से नौदीर नाम, नीचेर महल, फेरारी फौज, तो उनसे मेरा काफ़ी स्नेह हो गया था। नक्सलाइड पीरियड में भी उन्होंने कहा कि रंगमंच पे नाटक का प्रदर्शन बंद नहीं होगा, चाहे कितने भी आतंकवादी नक्सलाइड हों, घूमते रहें इधर उधर, हम लोग निर्भय होकर करेंगे। जब राजस्थानी औरतें गहना वहना पहने हुए रात को 9 से 12 नाइट शो के अंदर में नाटक देखने आती थी, आज के माहौल से फिर भी वो माहौल बहुत अच्छा था। अब रहा सवाल साहित्यकार का, गढ़ता कौन है साहित्यकार को? साहित्यकार अपने जीवन के संघर्ष से ही बनता है। जिसके जीवन में संघर्ष हो, जिसके जीवन में अभाव रहा हो, वही वो व्यक्त करता है। जो भोगता है वही वो व्यक्त करता है। उस कल्पनाशील साहित्य मैंने कभी न लिखा है और न मेरी पढ़ने की रुचि रही है। यथार्थवादी रहा हूँ और यथार्थवादी लेखन की शैली में भी मैंने उसी को अपनाया है। अब संवत 1600 में इसको स्वर्णिम काल मानते हैं। उसी समय मीरा, सूरदास, रैदास, मीरा, ये जितने भी हुए हैं उसी युग में हैं। नरसिंह मेहता भी हुए हैं। मुझे राजस्थानी लिखने की प्रेरणा देने वाले सुजानगढ़ के साहित्य मनीषी राजस्थानी भाषा के कन्हैयालाल जी सेठिया, जिनका धरती धोरारी या तो सुरगा ने शरमावे, इन पर देवरमण न आवे, इन 10 नर नारी गावे धरती धोरारी। तो इसी धोरारी धरती पे मेरा जन्म हुआ है, ये मेरा सौभाग्य है। और इसे मैं दुर्भाग्य कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 3 साल की उम्र में ही मैं पितृविहीन हो गया था। न कोई भाई, न कोई बहन, एक माँ ही मेरा सहारा बनी। उसी पूज्य माँ के आशीर्वाद से मैंने जीवन को कठिनाइयों को झेलते हुए जिया है और मेरी माँ से ही मुझे प्रेरणा और शक्ति दोनों मिली है। उसी के सहारे आज 3 वर्ष की उम्र से लेकर और आज 83 वर्ष की उम्र में प्रवेश कर चुका हूँ। अब ज़्यादा बोलने की अभी क्षमता नहीं है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।